एपिसोड 47। हम आज उनसे नहीं मिल पाएंगे। निया अपने कमरे में कॉल पर हुई बातों के बारे में सोच रही थी और ना जाने क्यों उसे अजीब सा एहसास होने लगा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट छा गई थी, लेकिन वो कुछ और सोचती उससे पहले उसने खुद को संभाला और अपने चेहरे पर दो चार थप्पड़ लगाते हुए कहा, होश में आ निया, ये सब क्या सोच रही हैं आप? ये सिम्मी के साथ कोई बात क्या कर ली? हो गया उसका असर हम पर? और ये कह वो ब्लैंकेट में दुबक कर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन बहुत देर बाद भी उसे नींद नहीं आई, इसलिए उसने देवांश के आने का इंतजार करने की सोची। लेकिन कुछ देर बाद भी देवांश वापस नहीं आया और अब निया को सच में नींद आने लगी थी और वो बेड पर लेट गई और लेटते ही गहरी नींद में सो गई। सुबह का वक्त। सुबह जब निया की आंख खुली, उसे ऐसे लगा कि कोई उसे जगा रहा है और ये देख वो कसम साने लगी। तभी उसके ऊपर से उसे आवाज सुनाई दी, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हमारे अलावा कोई तुम्हें ऐसे पकड़ कर नहीं सो सकता। अंडरस्को सो जाओ अंडरस्को। ये सुन निया ने एक आहा भरी, क्योंकि जब से देवांश को पता चला था कि उसके किडनैप के बाद निया कितनी परेशान हो गई थी, वो उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगा था। हालांकि निया को ये अच्छा तो लग रहा था, लेकिन इससे वो देवांश के और करीब जा रही थी, जो शायद अच्छा नहीं था उसके हिसाब से। और यही सोचकर निया देवांश से खुद को छुड़ाने लगी, तो देवांश ने उसे और अच्छे से पकड़ते हुए कहा, बस अब और मत हिलना, हमारा काम अभी अभी खत्म हुआ है, हमें सोना है और जब तक हम सो रहे हैं तुम्हें भी सोना है। ये सब देवांश अपनी आंखें बंद करके ही कह रहा था, जिसे सुन निया ने मुंह बनाते हुए कहा, तो किसने कहा था इतना काम करने के लिए? लेकिन वो जानती थी चाहकर भी वो खुद को देवांश से नहीं छुड़वा पाएगी, और वो भी कल देर से सोई थी, इसलिए उसने कुछ देर और सोने का फैसला किया और आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। और ऐसा होते ही आंखें बंद किए हुए देवांश के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। वहीं दूसरी तरफ बहादुर सिंह, आपको क्या लगता है, क्या हमें उन्हें बता देना चाहिए इस बारे में? जयसिंह ने रेडी होते हुए बहादुर सिंह से पूछा, जो उनकी मदद कर रहे थे। कुछ सोचते हुए बहादुर सिंह ने कहा, आप हमसे पूछे हुकुमसा, तो हम अब भी यही कहते हैं कि उन्हें ना बताना ही सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी शादी को 6 साल हो चुके और जहां तक हमें लगता है अब तक उन दोनों के बीच रिश्ता कुछ तो बना ही होगा। और बाइसा के जीवन में अभी कुछ खुशियां आई हैं, वो लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, हमने खुद देखा है। अगर ये बात हमसे जब तक छुप सकती है हम छुपा ले तो शायद बाइसा को उनकी खुशी मिल जाए। और वैसे भी बाइसा अब पहले जैसी नहीं रही, इन 6 सालों में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, तो हमें पूरा यकीन है कि उन्हें अब इस बात से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी जैसी आपकी इच्छा। बहादुर सिंह की बात सुन जयसिंह ने एक बार खुद को सामने आईने में देखा और कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, हमने हमारी बहन को कुछ कम आंका है। अब जब उन्होंने इतना संभाला है तो ये बात हम संभाल लेंगे। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई, जब हमारी सभी जायदाद सब कुछ उस आदमी ने छीन लिया तो फिर इतनी जल्दी आप सब ने इतना कुछ कैसे कर लिया? जरूर आपको किसी ने मदद तो की ही होगी। ये सुन बहादुर सिंह हिचकिचाया और फिर जयसिंह की तरफ देख कहा, वो सच बात तो हमें भी नहीं पता हुकुमसा, उस वक्त हमें बस आपकी और बाइसा के सुरक्षा की चिंता थी। लेकिन शायद ये कोई बाइसा के पुराने दोस्त हैं जिन्होंने बाइसा की मदद की। लेकिन वो कौन है, क्या करते हैं, ये हमें नहीं पता, आपको इस बारे में उन्हीं से पूछना पड़ेगा अंडरस्को। ये सुन जयसिंह ने अपनी व्हीलचेयर को कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर वक्त मिला तो हम आज ही उनसे बात कर लेंगे। वैसे आप तो आ रहे हैं ना हमारे साथ? जयसिंह की बात सुन बहादुर सिंह ने व्हीलचेयर को धक्का देते हुए जवाब दिया, जी नहीं हुकुम साहब, वो हमें कुछ काम है तो हमें वो पूरा करना होगा। आप कायरा बाइसा के साथ चले जाइएगा अंडरस्को। उसकी बात सुन जयसिंह ने कहा, ठीक है, अगर आप कोई काम कह रहे हैं तो जरूर ही वो महत्वपूर्ण होगा, आप आराम से जाए, हम चले जाएंगे। ये बात सुन बहादुर सिंह ने लिफ्ट में जयसिंह की व्हीलचेयर को ले जाते हुए कहा, जी ठीक है हुकुम सा अंडरस्को। और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। वो लिफ्ट दरअसल भारी भरकम सामान को ले जाने के लिए बनाई गई थी, और क्योंकि फिलहाल जयसिंह चल नहीं सकते थे तो उन्हें सीढ़ियों से आने जाने में तकलीफ होनी थी, इसलिए उनके लिए लिफ्ट सही तरीका थी। ऊपर नीचे आने जाने के लिए वो दोनों जैसे ही लिविंग रूम में पहुंच सोफे पर उन्हें कायरा दिखाई दी। उन्हें देखकर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग हुकुमसा अंडरस्को, गुड मॉर्निंग काकासा अंडरस्को, गुड मॉर्निंग अंडरस्को। जयसिंह ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
तभी एक मेड ने वहां आते हुए कहा, कायरा मैडम ब्रेकफास्ट इज रेडी अंडरस्को। ठीक है, हम आते हैं अंडरस्को। कायरा की बात सुन मेड वहां से चली गई। कायरा ने मुड़कर जयसिंह से कहा, हुकुम सा अंडरस्को आप चलिए, हमें काकासा से थोड़ा काम है। ये सुन जयसिंह ने एक बार बहादुर सिंह को देखा और ठीक है कहकर वहां से डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद कायरा ने बहादुर सिंह की तरफ देखते हुए पूछा, काकासा अंडरस्को सब ठीक तो है ना? मतलब आप कब जाने वाले हैं? ये सुन बहादुर सिंह ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बाईसा अंडरस्को हम बस निकल रहे हैं, लेकिन बाईसा क्या हुकुम सा को भी इस बारे में नहीं बताना है? हमें लगता है। ये सुन कायरा ने उसे रोकते हुए कहा, काकासा आप ये क्या कह रहे हैं? हुकुम सा को हम कैसे बता सकते हैं? वो अभी अभी ठीक हुए हैं। अगर अभी हम उन्हें इन सब के बारे में बताएंगे तो निया हमारी जान ले लेगी। अंडरस्को आप बस अपने काम को अच्छे से कीजिए, जब बताना होगा हम खुद बताएंगे अंडरस्को। ये सुन बहादुर सिंह ने कुछ नहीं कहा, वो बस हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसके जाते ही कायरा भी डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उधर दूसरी तरफ राजा सा अंडरस्को हमें कुछ देर की छुट्टी चाहिए, हमें कुछ काम था अंडरस्को। मानसिंह ने डाइनिंग टेबल पर बैठे शक्ति सिंह से कहा। उसकी बात सुन शक्ति सिंह ने मानसिंह की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा क्या काम है आपको मानसिंह? और यहाँ? ये सुन मानसिंह ने कुछ ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए कहा, वो हमारी बहन के लिए कुछ लेना था, इसलिए जाना है अंडरस्को। तो अंडरस्को क्या हम चले जाए? ये सुन दूसरी तरफ बैठी अपर्णा ने बीच में कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम आज शॉपिंग जा ही रहे हैं, आप हमें बता दीजिए आपकी बहन को क्या चाहिए, हम लेते आएंगे। ये सुन मानसिंह थोड़ा सकपका गया, लेकिन उसने अपने इमोटियंस को संभालते हुए कहा, तारांकन जी धन्यवाद, राजकुमारी जी, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो मॉल में नहीं मिलेगा और उसे लाने थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा हम ही चले जाए, आपको खामखो तकलीफ क्यों? और फिर बिना अपर्णा को कुछ बोलने दिए उसने शक्ति सिंह से कहा, तो हम चले जाए राजा सा। ये सुन शक्ति सिंह ने नाश्ता करते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन शाम तक वापस आ जाना। ये सुन मानसिंह ने हाथ जोड़कर कहा, जी ठीक है, और ये कह वो वहां से चला गया। उसके ऐसे जाने से अपर्णा को उस पर थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने जाते हुए मानसिंह की तरफ देखकर मन में सोचा, कुछ तो बात जरूर है, वरना ये ऐसे नहीं जाते, पता तो लगाना ही पड़ेगा। और कह को अपनी जगह से खड़ी होगी उसे ऐसे होते देख शक्ति सिंह ने एक तारांकन आप नाश्ता नहीं कर रही है? और वे सुन अपलो ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं वो राजा सा हमें भी तो शॉपिंग जाया है, तो अभी चले जाए तो जल्द वापस आ पाएंगे, तो चले जाए हम। ये सुन शाती सिंह ने उसे देखते हुए कहा, ही ठीक ही चली जाओ, लेकिन बॉडीगार्ड्स को लेते हुए जावा। ये सुन अपनों ने हाँ कहा और वहां से चली गई। उसके जाते ही शक्ति सिंह का मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल पर डिस्प्ले हो रहा नंबर देखा और जल्द कॉल पिक कर लिया। उसे कोसी ने कुछ कहा तो शक्ति सिंह ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, जी ठीक ही हम अभी पहुंचते हैं, और ये कह को वहां से बाहर की ओर निकल गया। उसी वक्त दूसरी तरफ विला में देवांश का भोग नींद में था मोबाइल लेने के लिए। जैसे अब भी गहरी सुखी नीटू उसने उसके पास सो रही निया उसकी बाहों में कसमस आए। देवांश ने ये देख धीरे से अपना मोबाइल लिया और कॉल उठाकर गहरी आवाज में कहा, हेलो अंडरस्को। उसके कहने के बाद उधर से किसी ने बात की, जिसे सुन देवांश ने अपनी गहरी आवाज में जवाब दिया, जी ठीक है हम अभी निकलते हैं। और ये कह उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके कॉल डिस्कनेक्ट करते ही निया भी जागने लगी। उसने जागते ही जब देवांश के चेहरे की तरफ देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल था? ये सुन देवांश ने निया की तरफ प्यार से देखा, क्योंकि निया नींद से जागी थी तो उसे बहुत प्यारी लग रही थी। उसने निया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो हमें थोड़ा अर्जेंट काम है तो हमें जाना पड़ेगा। अब तुम्हें अकेले ही हमारे गेस्ट को अटेंड करना पड़ेगा, हम उनसे फिर कभी मिल लेंगे, ठीक है? उसकी बात सुन निया ने गहरी सांस ली और मुंह बनाते हुए कहा, कभी किसी लड़की की सौतन उसके पति का काम नहीं रही होगी। देवांश उसकी बात ठीक से नहीं सुन पाया था, इसलिए उसने पूछा, क्या कहा तुमने? ये सूप निया ने खुद को उससे छुड़ाते हुए कहा, तारांकन कुछ नहीं, आप जाए अपना काम करने, आपको क्या ही फर्क पड़ता है हमसे। और ये कह को वहां से उठकर बाथरूम में चली गई और देवांश उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो क्या करे, क्योंकि आज से पहले निया ने उससे ऐसा कुछ कहा नहीं था। फिर भी वो जानता था कि निया नाराज है, लेकिन अभी उसे काम पर जाना जरूरी था।
और ये सोच वो दूसरे कमरे में रेडी होने चला गया। उधर दूसरी तरफ तारांकन, चलिए हुकुमसा, हमें निकलना है वरना देर हो जाएगी, ये सुन जयसिंह ने कायरा को देखते हुए पूछा। हो, चलिए, लेकिन पहले बताए हम कैसे लग रहे हैं? मतलब ये वॉच इस सूट के साथ जा रही हैं या फिर हम दूसरी पहने? या आप कहे तो हम दूसरा सूट पहने थे, ठीक तो लग रहा है ना? उसकी बात सुन कायरा ने उसे कुछ देर बिना पलके झपकाए देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। कायरा अपना पेट पकड़कर बस हंसे जा रही थी और जयसिंह उसे हैरानी से आंखें फाड़े देखे जा रहा था। 2 मिनट तक लगातार हंसते रहने के बाद कायरा ने खुद को शांत किया और देखा कि जयसिंह उसे अजीब नजरों से पूरे जा रहा था। ये देख उसने खुद को अच्छे से खड़ा किया और कहा, सॉरी हुकुमसा, लेकिन आप तो ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे जैसे आप अपने बहन के घर नहीं, अपने ससुराल जा रहे हैं। ऐसे वैसे आपको जैसे चलना है आप चल सकते हैं, वहां लोग आपको नहीं देखने वाले और आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। अब चलिए, ज्यादा सोचेंगे तो हम यही रह जाएंगे। उसकी बात सुन जयसिंह सकपका गया। उसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, वो तो हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे, वैसे हमें पता है हम कुछ भी पहन ले अच्छे लगेंगे, चलिए चलते हैं। और ये सुन कायरा जयसिंह के साथ उसके कमरे से निकल गई और दोनों ही कार में बैठकर वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ देवांश अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ था और नीचे लिविंग रूम में खड़ा था। उधर से विनय ने आते हुए उसे ग्रीट किया। तभी निया भी नीचे आ गई और विनय ने उसे भी ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग मैम, ये सुन निया ने उन दोनों को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, वैसे कुछ काम तो करते नहीं हैं आप? जब देखो यही रहते हैं। कुछ काम हो तो कभी खुद भी तो संभाल सकते हो, पर नहीं, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं ना। और ये कह वो देवांश की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए वहां से किचन की तरफ चली गई और विनय बेचारा अपना इतना सा मुंह लेकर उसे देखता रहा। उस बेचारे को तो यही समझ नहीं आया कि उसकी गलती आखिर थी क्या। उसने वैसे ही देवांश की तरफ देखा तो देवांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो जल्दी, और ये कह वो वहां से बाहर चल दिया। वहीं नी जो किचन की तरफ जा रही थी उसने मुड़ कर जाते हुए देवांश की तरफ देखते हुए खुद से कहा, ये हमें हो क्या रहा है? हमें ही तो पहले इन्हें उनसे मिलवाना नहीं था, और अब जो वो हो रहा है तो हमें बुरा क्यों लग रहा है? वैसे अच्छा ही है देवांश आज उनसे नहीं मिल रहे। और ये कह वो किचन में तैयारियों देखने चली गई। एपिसोड 48 आपको किसने मदद की थी? लगभग 1 घंटे बाद 6 काली गाड़ियां विला के सामने आकर रुकी, जिसे देख देवांश के बॉडीगार्ड्स ने उनकी इंक्वायरी की और निया से कंफर्म करने के बाद उन गाड़ियों को अंदर जाने दिया गया। अंदर आते हुए कार में बैठी कायरा ने सामने बैठे जयसिंह को देख कहा, आप ठीक तो हैं ना हुकुमसा? ये सुन ख्यालों में गुम जयसिंह ने होश में आते हुए जवाब दिया, हाँ, हम अंडरस्को, हम ठीक हैं। हमें क्या हुआ है? ये सुन कायरा ने फिर कहा, वो आपका ध्यान अभी कहीं और था और अंडरस्को कल रात को भी आप कुछ परेशान थे। क्या बात है? कायरा की बात सुन जयसिंह के माथे पर शिकन छा गई, लेकिन खुद को संभालकर उसने कहा, नहीं अंडरस्को, ऐसी कोई बात नहीं। हम अंडरस्को, हम ठीक हैं। चलिए चलते हैं। तभी कार रुक गई और जयसिंह की बात खत्म होते ही बाहर से बॉडीगार्ड ने काका दूर ओपन कर दिया, जिसे देखकर कायरा पहले उतरी और फिर बॉडीगार्ड्स की मदद से जयसिंह को भी कार से बाहर निकालकर व्हीलचेयर पर बिठाया गया और फिर वो सब अंदर चले गए। अंदर जब निया को उनके आने का पता चला, वो किचन से बाहर चली आई और कायरा और जयसिंह को लेकर अंदर आ गई। वो तीनों सोफे पर बैठ गए। जब कायरा ने देवांश के बारे में पूछा तो निया ने उसके ऑफिस जाने की बात कही, जिसे सुनने के बाद ही कायरा कुछ नॉर्मल हो पाए, लेकिन किसी ने जयसिंह के चेहरे के बदलते भावों को नोटिस ही नहीं किया। निया कुछ देर बाद उन दोनों को लेकर अपने कमरे में चली गई और वहीं फिर तीनों ने कुछ बातें की और जयसिंह को अपनी बात याद आई, जिसे पूछने के लिए उसे निया से अकेले में बात करनी थी। इसलिए कायरा ने वहां से बाहर आना ही बेहतर समझा और वो दोनों भाई बहन को कमरे में छोड़कर नीचे लिविंग रूम में चली आई। कमरे में निया जयसिंह को देखे जा रही थी और जयसिंह निया को अपनी बात कैसे पूछे ये सोच रहा था। उसकी हिचक देख निया ने जयसिंह की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब, हमें नहीं पता कि आपको क्या कहना है या पूछना है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि आपको हमसे कुछ पूछने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आप हमसे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और ये सुन जयसिंह को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने निया की तरफ देखते हुए पूछा, देखिए, हमें आप पर यकीन है, लेकिन फिर भी हमें अपने मन की तसल्ली के लिए आपसे कुछ पूछना था।
ये कह वो रुका और निया की तरफ फीस से देखकर उसने हमें ये पूछना था कि जब हमारी सारी जायदाद सारी रियासत उस इंसान ने छीन लिया था तो आपने इतनी जल्दी इतना सब कैसे कर लिया? मतलब हमें लगता है कि आपको किसी ना किसी ने तो मदद की ही होगी। वसना वे सब इतनी जल्दी कर पाना नामुमकिन है। निया ने जब जयसिंह के मुंह से ये बात सुनी, वो थोड़ी हैरान थी, क्योंकि बाकी सब काम में इतने व्यस्त रहते थे कि कोशिका इन सब पर ध्यान ही नहीं गया था। और अब जयसिंह का सवाल सुन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि 6 साल पहले क्या हुआ था ये सब बस उसे और उस आदमी को ही पता था जिसने उसकी मदद की थी। वर्चा सच में वो थे सब कभी अकेले कर ही नहीं पाती। जयसिंह के सवाल पूछने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। निया बस अपने मन में सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उस इंसान ने सच में उसकी काफी मदद की थी और इसलिए उसने उस आदमी को आज तक सबके सामने अंधेरे में ही रखा था। लेकिन वो अपने भाई से कुछ छुपाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में जो हुआ था उसकी नादानी की वजह से ही हुआ था और अब वो अपने इस जन्म में फिर से कोई भूल नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने 5 मिनट सोचने के बाद कहा, वो भाई साहब आप जो सोच रहे हैं वो एकदम सही है। आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं उसमें एक इंसान ने हमारी बहुत मदद की है। सच कहूं तो ये सब उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है, वरना सच में हम कुछ कर ही नहीं पाते। इतने सालों तक हमने उन्हें सबसे छुपाकर रखा क्योंकि किसी ने हमसे ये नहीं पूछा तो हमें भी ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। लेकिन आज आपने पूछा है तो हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते अंडस को। और ये कह उसने रुककर जयसिंह की तरफ देखा, जो उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। लिविंग रूम में कायरा पिछले 10 मिनट से लिविंग रूम में बैठी थी और अब उसे बैठे बैठे बोर हो रहा था। उसने ऊपर निया के कमरे की तरफ देखते हुए खुद से कहा, लो अब इन दोनों ने तो हमें ही अकेला कर दिया। इतनी भी क्या बात करनी है इनको, बाद में भी तो कर सकते हैं ना। एक तो हमें यहाँ अकेले बैठना पड़ रहा है और वो भी यहाँ अनजान जगह पर, यहाँ पर तो कोई बात करने को भी नहीं है। क्या करूं क्या करूं क्या अंडस को। और यही सब बड़बड़ाते हुए वो रुकी और पूरे विला को देखते हुए खुद से बोली, जब तक इनकी बातें चल रही हैं मैं तब तक विला देख लेती हूँ। ये इतना बड़ा है, मेरा टाइम पास तो हो ही जाएगा अंडस को। और ये कह वो लिविंग रूम से पास के गलियारे में आ गई। विला सच में काफी बड़ा और अच्छे से डेकोरेटेड था, लेकिन इसकी खास बात यह थी कि ये विला इंडियन स्टाइल से डेकोरेटेड किया गया था, क्योंकि देवांश को ऐसा ही विला पसंद था। सब कमरे, उसकी डेकोरेशन, डोर्स, विंडोज, कर्टन्स, कार्पेट्स, वाजर्स, सब कुछ इंडियन स्टाइल में ही था, जिसे देखने में कायरा को बड़ा मजा आ रहा था। वो सब कुछ घूम घूम कर देख रही थी। सबसे ज्यादा तो उसे दीवारों पर लगी पेंटिंग्स पसंद आ रही थी, जो पुराने राजा महाराजाओं के जमाने की लग रही थी। वो सभी पेंटिंग्स को पास जाकर खुशी से देख रही थी। कायरा को सच में विला बहुत पसंद आ रहा था। आगे जाते हुए उसने खुद से कहा, ये तो सच में कितना वेल मेंटेन्ड और डेकोरेटेड है। ऐसा विला सच में मैंने तो पहली बार देखा है। इतना प्यारा विला तो हमारा भी नहीं है। निया से कहकर बदलवा लूं तो? हाँ, ये कर सकते हैं। इतना सुंदर विला होगा तो थोड़ी शांति बनी रहेगी, नहीं तो हमेशा मर्डर, किडनैपिंग और पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती हैं उस विला में अंडस को। और ये सब कहते हुए कायरा आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी और उसे देखने वो आगे बढ़ी। वो पेंटिंग एक सुंदर सी लड़की की थी जिसकी बस साइड प्रोफाइल ही ड्रॉ की गई थी और वो एक सुंदर से गार्डन से फूल तोड़ रही थी। वो गार्डन और वो लड़की दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, जिससे देखने वालों को वो एकदम रियल लगता था और वो उस लड़की की प्यारी सी मुस्कान में ही खो जाते। कायरा भी उस पेंटिंग में लगभग खो गई थी। उसे देखते हुए ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई थी और वो उसे वहीं खड़े रहकर निहारने लगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की तरफ देखा और उस कमरे की तरफ देखकर खुद से बोली, ये तो इस कमरे से आ रही है। और ये कह वो इधर उधर कोई दिख रहा है ये देखने लगी, लेकिन उस वक्त वहां उसे कोई नहीं दिखा, इसलिए वो किसी को बुलाने के लिए वहां से मुड़ी। तभी वो आवाज फिर से आए, सुनो कोई है? रिवांश अंडस्को देवांश अंडस्को मेड अंडस्को। कायरा कमरे के पास ही खड़ी थी, इसलिए उसे वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये सुन कायरा ने मन में कुछ सोचा, शायद किसी को अर्जेंट हेल्प की जरूरत है। अब मैं किसी को बुलाने गई और ज्यादा देर हो गई तो अंडस्को नहीं अंडस्को, इससे अच्छा मैं ही देख लेती हूँ। और ये सोच कायरा ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा धीरे से धक्का देकर खोला। तभी उसे फिर से किसी की आवाज आई, अरे सुनो कोई है?
और ये सुन कायरा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ मैं हूँ। कहिए आपको कुछ चाहिए क्या? और आप अंडरस्को हैं कहाँ? ये सुन किसी ने जोर से कहा। ओ अंडरस्को, थैंक गॉड अंडरस्को, आखिर कोई तो आया। सुनिए, मैं यहाँ बाथरूम में फंस गया हूँ। ये दूर लॉक हो गया है, अंदर से फूल नहीं रहा। क्या आप प्लीज बाहर से इसे खोल थे? सुन कापस ने बाथरूम की तरफ देखा और हडबडी में उसने कहा, तारानकन है, तो आप बाथरूम में हैं। रुकिए, मैं कोशिश करती हूँ। और ये कह कायरा जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई और दरवाजे के लॉक को पकड़ उसे खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन 2-3 बार कोशिश करने पर भी उससे वो खुल नहीं रहा था। उधर अंदर से फिर से आवाज आए, तारानकन क्या हुआ, खुला या नहीं? ये सुन कायरा ने जवाब दिया, नहीं वो मैं देख रही हूँ, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा है। ये सुन अंदर से वही आवाज फिर से आए, सुनिए आप जो भी हैं, जल्दी कीजिए प्लीज, मुझे एक अर्जेंट काम के लिए जाना है। ये सुन कायरा भी जल्दी जल्दी में उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ देर ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये देख कायरा ने अंदर वाले आदमी से कहा, सुनिए ऐसे तो ये नहीं खुल रहा, ऐसा करते हैं हम दोनों एक साथ कोशिश करते हैं, शायद खुल जाए। आप अंदर से खींचने की कोशिश कीजिए, हम बाहर से खोलते हैं। ये सूब अंदर से भी किसी ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करते हैं। ये सुन कायरा ने लॉक को जोर से पकड़ते हुए कहा, तारानकन ठीक है अंडरस्को तो रेडी, 1_2_3_। और ये बोल जैसे ही उसने लॉक को पकड़ के घुमाया, दरवाजा खुल गया और अंदर से खींचे जाने की वजह से कायरा दूर के साथ अंदर चली गई और लगभग गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया और थैंक यू कहने जैसे ही कायरा ने ऊपर देखा, वो देखती रह गई। उसका मुंह हैरानी की वजह से खुल गया, क्योंकि उसके सामने अंडरस्को या फिर उसके बिल्कुल पास एक टॉल और हैंडसम था, जिसने इस वक्त कायरा को संभाले रखा था। उस आदमी का पूरा बदन गिला था और कपड़ों के नाम पर उसने बस एक तौलिया लपेट रखा था। शायद वो अभी अभी नहाया था। उसके पास से बॉडी वॉश की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जिससे कायरा और भी खो गई थी। वो उस आदमी की बुरी आंखों बस देखे जा रही थी और वो आदमी भी हैरानी से कायरा की ओर देखे जा रहा था। उसने वहां कायरा को एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे तो लगा था कि कोई मेड होगी, लेकिन अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देख ना जाने क्यों उसका दिल एकदम से रुक सा गया था। वो दोनों एक दूसरे में ही खोए थे कि बाहर से किसी की आवाज आए, अद्वैत भाई क्या हुआ, आप रेडी तो हैं ना? हमें एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, भूल गए क्या? देखिए मैं तो तैयार भी हो गया, आप कहाँ हो? ये आवाज सुन अद्वैत जो कायरा को पके खड़ा था एकदम से होश में आ गया और उसने कायरा को सीधे खड़ा किया। आवाज से कायरा भी होश में आ गई थी और अब वो अद्वैत से नजरें चुरा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। वो किसी आदमी को ऐसे कैसे घूर सकती थी? ये सोचती हुई कायरा ने एक बार फिर अद्वैत की तरफ देखा, जो कुछ सोच रहा था, और फिर उसने झट से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। ये देख कायरा हैरान रह गई और तभी अद्वैत ने उससे कहा, वो अंडरस्को आई एम सॉरी अंडरस्को, अभी आप बाहर नहीं आ सकती। पहले मुझे रिवांश को बाहर भेजना होगा, वरना सब गलत समझ सकते हैं। उसकी बात कायरा को सही लगी, इसलिए उसने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और ये देख अद्वैत ने उसे एक मुस्कान के साथ देखा और फिर जोर से कहा, रिवांश अंडरस्को वो मैं बस लगभग तैयार ही हूँ, तुम चलो बाहर, मैं बस आ ही रहा हूँ। ये सुन बाहर खड़े रिवांश ने कहा, हाँ अंडरस्को तो आप रेडी हो जाओ, तब तक मैं यहीं थोड़ा सो लेता हूँ। वो क्या है ना, आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, आप कंटिन्यू करो अंडरस्को, मैं यहीं हूँ। ये सुन अंदर अद्वैत ने परेशान होते हुए कहा, अरे अंडरस्को अब क्या करे, ये रिवांश तो एकदम कुंभकर्ण की तरह है। नहीं, ये तो उससे भी बड़ा वाला आलसी है। एक बार कुंभकर्ण को सोने से रोकना आसान होगा पर इसे नहीं, लेकिन अब करूं तो क्या करूं? ये कह वो कुछ सोचने लगा और तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी अंडरस्को, सो जाओ और जो नया ने आज टेस्टी डिशेस बनाई हैं वो कोई और खा लेगा, क्योंकि हमें तो अभी निकलना है ना। ये बात सुन बेड पर फैले रिवांश ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा, क्या भाभी ने आज टेस्टी डिशेस बनाई हैं? ओह अंडरस्को, तभी मैं सोचूं आज मेरा सपना खत्म होने के बाद भी मुझे खाने की खुशबू क्यों आ रही थी। तो मैं बाहर आपका वेट करता हूँ, आप आराम से आइएगा अंडरस्को। और ये कह रिवांश उछलता हुआ वहां से चला गया और उसके जाने की आवाज सुन अद्वैत ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड अंडरस्को, आइडिया काम कर गया। और फिर उसने कायरा की तरफ देखा
जो अब भी उससे नजरें चुरा रही थी। ये देख अद्वैत ने खुद को देखा और कायरा की तरफ देखते हुए कहा, वो सॉरी आप यही रुकिए, मैं बाहर देखता हूँ। अगर कोई नहीं होगा तो मैं आवाज दे दूंगा। उसकी बात सुन कायरा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अद्वैत दूर खोल बाहर आ गया। रिवांश वहां से जा चुका था और आसपास से किसी की आवाज भी नहीं आ रही थी। ये देख अद्वैत ने कमरे के बाहर झांका, उसे आसपास कोई नहीं दिखा तो उसने आवाज लगाई, सुनिए आप बाहर आ जाए, यहाँ कोई नहीं है। ये सुन कायरा बाथरूम से झट से बाहर आ गई और कमरे के बाहर आते ही वहां से जाने लगी। तभी अद्वैत ने उसे रोकते हुए कहा, सुनिए वो अभी के लिए थैंक यू वो आपने मेरी हेल्प की तो ये सुन उसकी बात काटते हुए कायरा ने कहा, ठीक है, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए और ये कह वो बिना अद्वैत की तरफ देखे वहां से लगभग भाग गई। उसे ऐसे भागते हुए देख अद्वैत के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने भागती हुई कायरा को पीछे से देखते हुए खुद से कहा, इंटरेस्टिंग ये कुछ अलग है, वरना आजकल तो लड़कियां लड़कों को ऐसे देखने के लिए क्या क्या नहीं करती, और ये यहाँ शर्मा रही हैं। और ये कह वो अपने कमरे में रेडी होने चला आया, क्योंकि कायरा अब उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उधर कायरा भागते भीगते लिविंग रूम तक आ गई थी। वहां आकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। वो अभी हुई बातों को सोच शर्मा रही थी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या हुआ कायरा दी, आप ऐसे भाग क्यों रही हैं? आप ठीक तो हैं ना? ये सुन कायरा ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और वहां निया और जयसिंह को देखकर वो अपनी जगह जमसी गई। उसने तो भागने के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। खैर अब ये सब सोचने का वक्त भी नहीं था, इसलिए कायरा को जो बहाना सूझा उसने हड़बड़ी में कहा, वो मैं विला देख रही थी और देखते देखते बहुत आगे तक चली गई और फिर मुझे वापस आने का रास्ता ही नहीं दिखा और मैं परेशान हो गई थी, इसलिए रास्ता मिलते ही मैं दौड़ती हुई यहाँ आ गई। आप दोनों आ गए नीचे। उसकी बात सुन वहां खड़े निया और जयसिंह दोनों को अजीब लग रहा था, लेकिन फिर उन दोनों ने ज्यादा नहीं सोचा और जयसिंह ने कायरा से कहा, हाँ हम दोनों तो आ गए, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही हाँफ रही हैं, आप बैठ जाए पहले ये सुन कायरा एम्बैरेस्ड होते हुए सोफे पर बैठ गई। निया ने उसे पानी दिया, जिसे वो एक सांस में पी गई। उसे ऐसा बिहेव करते देख निया को कुछ अटपटा लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने कुछ नहीं कहा उस बारे में। निया को फिर कुछ याद आया और उसने कायरा और जयसिंह दोनों को देखते हुए कहा, वो सॉरी देवांश आप दोनों से मिलना चाहते थे और उन्हें ही एक इम्पोर्टेंट काम आ गया तो उन्हें जाना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन कायरा ने निया को देखते हुए कहा, अरे इसमें इतना क्या न्यू, उनसे हम फिर कभी मिल लेंगे, वैसे भी अभी कुछ दिनों में शहर में पार्टी है, आई एम श्योर कि देवांश को इनविटेशन मिला ही होगा और हम भी होंगे ही वहां, तो वहीं मिल लेंगे उनसे। उसकी बात सुन निया ने हैरानी से पूछा, पार्टी कैसी पार्टी, आपने हमें पहले नहीं बताया इस बारे में। ये सुन कायरा ने कहा, अरे ये पार्टी तो हर साल होती है यहाँ, इस पार्टी में शहर के सारे बिजनेसमैन इकट्ठा होते हैं और अपनी अपनी कंपनी के बारे में एक दूसरे बातें करते हैं। जो लोग नए नए बिजनेस में आए हैं वो लोग यहाँ अपने बिजनेस के लिए सपोर्ट ढूंढने वहां आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टार्स को भी बुलाया जाता है, बहुत रौनक होती है वहाँ। जो लोग छुपकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर भी बिजनेस करते हैं ना, वो भी वहां आते हैं, क्योंकि वहां कोई भी एक दूसरे की बात को लीक नहीं कर सकता। जो भी उस पार्टी में होता है वो उस पार्टी में आए लोगों को ही बस पता होता है, बाकी कोई किसी से उस बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। हमें ये इनविटेशन हर साल मिलता है, वो तो तुम यहाँ नहीं थी और तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था इसलिए तुम्हें नहीं बताया, वरना मैं तो हर साल जाती हूँ वहाँ। कायरा की बात सुन निया ने बस इतना कहा, अच्छा तो ठीक है, इस साल में भी आने की कोशिश करूंगी। ये सुन कायरा कुछ बोलती उससे पहले किसी ने उन्हें आवाज दी कि नियर तो आ गए तुम्हारे गेस्ट। ये सुन जैसे ही निया ने उस तरफ देखा, वहां अद्वैत खड़ा था, जिसने स्काई ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहनी थी। उसके शर्ट के 2 बटन्स ओपन थे, जो उसे एक सेक्सी लुक दे रहे थे और उन्हें अपने बाल जेल से सेट किए थे, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। निया तो उसे देख नॉर्मल थी, लेकिन जब कायरा ने उसे देखा तो उसकी तो आंखें ही बाहर आने वाली थी। कायरा अद्वैत को एकटक देखे जा रही थी, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। तभी उसे निया की आवाज सुनाई दी, ओ ही
अद्वैत अंडरस्को आप नहीं गए ऑफिस अंडरस्को खैर छोड़िए इनसे मिलिए। ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं कायरा बिल्कुल हमारी बहन जैसी और कायरा दी ये हैं अद्वैत देवांश के सबसे अच्छे दोस्त उनके भाई जैसे ही हैं ये अंडरस्को। ये सुन जैसे ही अद्वैत ने कायरा की तरफ देखा वो थोड़ा हैरान तो था लेकिन खुद को संभाल उसने कायरा को एक स्माइल के साथ देखते हुए हाथ आगे बढ़ाकर कहा हाय अंडरस्को आई एम एडवे अंडरस्को। ये देख अद्वैत के हाथ को पकड़ कायरा ने हिचकिचाते हुए कहा हेलो। ये कहते ही उसने अद्वैत के हाथ से अपना हाथ खींच लिया और ये देख अद्वैत को हंसी आ गई पर कायरा अब उसके तरफ देख भी नहीं पा रही थी। उधर निया ने जयसिंह को भी इंट्रोड्यूस किया जिसके बाद अद्वैत रिवांश को बुलाने डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गया। अद्वैत वहां से गया ही था कि विला में एक लड़की भागते हुए आए और उसने जोर से कहा मैं आ गई और ये सुन सभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। Don't forget to like, comment, subscribe.